नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में पार्टियों और नेताओं के लिए सबसे बड़ा चुंबक क्या है? बहुत सामान्य सी बात है। किसी से भी आप पूछेंगे कहेगा सत्ता। जहां सत्ता है वहां पार्टी है, वहां नेता है। अब पार्टियां जो हैं वो लेफ्ट और जो है भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, तो उसमें लेफ्ट तो ख़त्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ही बची है। उनके लिए विचारधारा ज़रूर है, बाकी के लिए तो सबसे बड़ी विचारधारा जो है वो है सत्ता। जो विचारधारा सत्ता दिलाए वो उनकी विचारधारा है। लेकिन एक और मुद्दा है जो उनको जोड़ता है, ख़ास तौर से जो परिवारवादी पार्टियां हैं या वंशवादी पार्टियां, और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार को कोई गलत काम नहीं समझा जाता। भ्रष्टाचारी साबित होने पर या भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर कोई अपमानित महसूस नहीं करता। किसी नेता को या उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगता कि हमारे नेता ने कुछ गलत कर दिया और हमको इस पर जो है क्षोभ होना चाहिए या हमको ग्लानि होनी चाहिए। और अगर जब बात महाराष्ट्र की राजनीति की हो तब ये थ्रेशोल्ड और नीचे आ जाता है, और उसमें भी अगर बात शरद पवार के परिवार की हो तब तो वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो भ्रष्टाचार वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार वो तावीज़ है जिसको शरद पवार अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता और अपने परिवार के हर सदस्य को पहनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबको ये पहनना चाहिए। उनकी घोषित थ्योरी कि इसी से राजनीति चलेगी, इसी से परिवार चलेगा, इसी से हमारी समृद्धि आएगी। भ्रष्टाचार छोड़कर उनके लिए राजनीति का कोई मतलब नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है जिस राजनीति में, उसमें शरद पवार नहीं होंगे। और जिस पार्टी में भ्रष्टाचार है, आप मानकर चलिए कि उनमें से एक पार्टी जरूर शरद पवार की होगी। और परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, बचाने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए शरद पवार हमेशा आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। सबसे ताज़ा मामला है अजीत पवार। उनके जो भतीजे हैं उन्होंने पार्टी तोड़ ली, पूरी पार्टी शरद पवार की लेकर चले गए। पार्टी का नाम, सिंबल और झंडा सब कुछ लेकर चले गए और जाकर भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, जो जिसका विरोध करते हैं शरद पवार, और सरकार बना ली और उसमें डिप्टी सीएम बन गए। इसके बावजूद जब अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पूना में 40 एकड़ के प्लॉट के घोटाले का आरोप लगा तो शरद पवार तुरंत सामने आ गए। उनको लगा कि ये मौका है परिवार को एक करने का, अपने भ्रष्टाचार के सिद्धांत को और मजबूत करने का और दोनों पार्टियों को एक करने का। आपको मालूम है कि कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। उसमें से जब मैं बात कर रहा हूँ भाजपा और शरद पवार की, तो दो शहर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक मुंबई जो भाजपा और एकनाथ शिंदे के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा पुणे जो भाजपा और एनसीपी जो अजीत पवार की है उसके लिए, शरद पवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। घर है, पवार परिवार जो है यहीं पर उनकी सत्ता है, यहीं पर उनका साम्राज्य चलता है। और पुणे जो है उनको लगता है कि ये हमारा साम्राज्य है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। तो 40 एकड़ का प्लॉट बेच दिया जो सरकारी ज़मीन थी। अब अजीत पवार की बात तो आप सुनिए, कह रहे हो पार्थ पवार को तो पता ही नहीं था कि सरकारी ज़मीन है। अब इस भोले पर कौन न मर जाए। आप भला बताइए, पवार परिवार को ज़मीन के बारे में पता न हो कि किसकी है, सरकारी है, गैर सरकारी है, अवैध है, वैध है, ये पता न हो, ये दुनिया का 8वां, 9वां, 10वां कोई भी आश्चर्य मान सकते हैं आप। और इस पर विश्वास करना, अगर आप अपने को मूर्ख समझते हो तो विश्वास भी कर लीजिए। तो शरद पवार को एक मौका दिखा कि स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं। उनको मालूम है कि इस चुनाव में सफाई का मतलब है उनकी पार्टी का समापन। तो उनको लग रहा है यही मौका। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार रहो, यहाँ तक कि अजीत पवार से भी। अजीत पवार जो उनकी पूरी पार्टी लेकर चले गए, यानी उनकी ज़िंदगी भर की राजनीतिक कमाई लेकर चले गए, उन अजीत पवार से भी साथ हाथ मिलाने को तैयार है। क्यों? दो कारण हैं। एक, परिवार के सदस्य हैं, दूसरा भ्रष्टाचार में उनके वारिस हैं।
आपको याद होगा 2012 में इरिगेशन घोटाले का आरोप लगा था अजीत पवार पर। तब उनमें थोड़ा शर्म बाकी थी या राजनीतिक दबाव, जो भी कहे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैंने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। इस बार ये रिस्क नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संकेत दे रही है कि वो मुंबई और पुणे का स्थानीय निकाय का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही लड़ना चाहती है। तो ये चुनौती एक तरह की एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के लिए है, जो गठबंधन के साथी दल है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या होती है 288 और बहुमत के लिए ज़रूरत होती है 145 विधायकों के समर्थन की। बीजेपी के पास इस समय 137 विधायक हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। तो अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों सरकार से अलग हो जाएं तो भी भाजपा की सरकार बनी रहेगी। अब भाजपा के लिए ये चुनौती की घड़ी है, बल्कि कहूँगा अग्नि परीक्षा की घड़ी है। भाजपा ने एक बहुत बड़ा पाप किया जो महाराष्ट्र में सत्ता के लिए अजीत पवार से समझौता किया। अजीत पवार से समझौते का मतलब है आपने भ्रष्टाचार से समझौता किया, आपने वंशवाद से समझौता किया और दोनों जो सबसे घटिया स्तर पर हो सकते हैं उससे समझौता किया। आप शरद पवार का विरोध किस आधार पर करेंगे? अगर अजीत पवार को आप साथ लेकर चलते हैं तो अजीत पवार को साथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत निराशा थी और उसका नुकसान भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। भाजपा के ही कार्यकर्ता नाराज थे। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा और पूरी पार्टी को लगा सर्वाइवल का सवाल आ गया है, तो विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी भाजपा ने, संघ ने। तब ये परफॉर्मेंस आई भारतीय जनता पार्टी की। अब भाजपा महाराष्ट्र में इस स्थिति में है कि वो अपने सहयोगी दलों, यानी आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले, या मतलब महीने डेढ़ महीने पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। और वो पहले कह चुके हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही कह चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले बनाएगी। तो भाजपा किस रास्ते पर जा रही है ये स्पष्ट है, लेकिन वो बहुत बड़ा बैगेज लेकर चल रही है अजीत पवार का। हालांकि एकनाथ शिंदे भी बैगेज ही है, लेकिन एकनाथ शिंदे फिर भी कुछ जोड़ते हैं। मराठा नेता है, शिवसेना को तोड़ने में या मतलब उद्धव ठाकरे की राजनीति को ख़त्म करने में वो मददगार साबित होंगे। शरद पवार की राजनीति ख़त्म करने की बीजेपी को अब ज़रूरत नहीं है, शरद पवार की राजनीति ख़त्म हो चुकी है। जब भ्रष्टाचार के अवसर नहीं बचे हैं शरद पवार के पास, तो समझिए कि उनकी राजनीति करने की शक्ति नहीं बची है। उनकी सारी शक्ति जो है भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, माफिया, इस तरह के तस्कर, इन लोगों की मदद करने, इनको आगे बढ़ाने और इनके जरिए अपना स्वार्थ साधने की राजनीति रही है उनकी शुरू से। अब एक तो उम्र, स्वास्थ्य और घटती लोकप्रियता, घटता प्रभाव। अब महाराष्ट्र की राजनीति का मतलब शरद पवार नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति पे हाशिए पर पहुंच गए हैं। उनका प्राइम टाइम था 2019 में, जब उन्होंने भाजपा शिवसेना का गठबंधन तोड़वाया और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का लालच देकर अपने गुट में शामिल किया, यानी कांग्रेस और एनसीपी के साथ। उद्धव ठाकरे के अंदर ऐसा लगता है कि आत्मघात की प्रवृत्ति आ गई थी और उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो मुख्यमंत्री तो 2.5 साल के लिए बन गए, लेकिन आजीवन पूर्व मुख्यमंत्री बनने के लिए अब उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो जाए, उद्धव ठाकरे कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बात आप तय मान कर चलिए। तो उद्धव ठाकरे को जहाँ तक पहुँचना था पहुँच चुके हैं, उसके आसपास भी दोबारा नहीं पहुँचने वाले हैं। उनकी भी राजनीति टिकी है इन्हीं स्थानीय निकाय के चुनावों पर, खासतौर से मुंबई और ठाणे। और मुंबई और ठाणे में हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी कहाँ है ये खोजना पड़ेगा, और खोजने से मिल जाए तो उसको इनाम दिया जाना चाहिए। तो स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले महायुति जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियों का,
उसमें तकरार या कहें उसमें कसमसाहट चल रही है। साथ रहेंगे, अलग होंगे, अलग भी होना चाहते हैं, फिर डर लगता है तो साथ भी हो जाते हैं। तीनों को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अलग हो गए तो नुकसान हो जाएगा। और अजीत पवार के सामने तो सर्वाइवल का सवाल है। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे के सामने सर्वाइवल का सवाल नहीं है। अगर अलग हो गए और स्थायी रूप से अलग हो गए तो महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य में जो लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई होगी, वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में होगी। तो ऐसे में अजीत पवार की राजनीति का खत्म होना तय है। सवाल ये है कि ये बोझा अजीत पवार नाम का बीजेपी अपने कंधे पर क्यों ढो रही है? उसको क्या मिल रहा है बदनामी के अलावा? उसका भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति जो नारा था, वो पूरा मुद्दा डूब गया। अकेले अजीत पवार ने डुबो दिया, लेकिन भाजपा ने अजीत पवार को छोड़ा नहीं। अब स्थिति ये आ रही है कि अगर भाजपा तय करती है कि पुणे में वो अकेले लड़ेगी, तो आप मानकर चलिए कि इस बात की प्रबल संभावना है कि चाचा भतीजा फिर एक हो जाएंगे। और चाचा भतीजा दोनों को मालूम है कि उनकी राजनीति भ्रष्टाचार पर ही सर्वाइव करती है, घोटालों पर ही सर्वाइव करती है। और उनका परिवार भी, उनके परिवार की संपत्ति आप देख लीजिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बिना नौकरी, बिना किसी बड़े व्यवसाय के कोई कैसे इतनी अकूत संपत्ति अर्जित कर सकता है। ये भारतीय राजनीति का विद्रूप चेहरा है, जो बिना किसी योग्यता को आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज़्यादा जो है संपत्ति का मालिक बना देता है। अब आप देख लीजिए जितनी वंशवादी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों को भी देख लीजिए, लेकिन वंशवादी पार्टियों को खास तौर से उनके नेताओं को आप देखिए, उनकी संपत्ति देखिए। अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में है या नहीं। सत्ता में हैं तो अपना धन संपत्ति, ऐश्वर्य, अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर नहीं है तो उसमें उनके पास जो कुछ है उसमें कमी नहीं आने वाली है। तब भी उनका काम चलता रहेगा, उतनी स्पीड से नहीं चलेगा, उतने बड़े पैमाने पर नहीं चलेगा। आपके सामने उदाहरण गांधी परिवार है। गांधी परिवार में इस समय जो 3 सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तीनों में से किसी ने कभी जीवन में नौकरी नहीं की, कोई व्यवसाय नहीं है। लेकिन देश के तमाम करोड़पतियों की संख्या अगर आप जोड़ें और उनमें तुलना करना शुरू करें तो उनमें से ज़्यादातर बहुमत जो करोड़पतियों का होगा, उनसे ज़्यादा संपत्ति इस परिवार के पास है। तो उनका राजपाट तो चल रहा है। आपको लगता है कि चुनाव हार गए, बड़ा झटका लग गया, सदमा लग गया। उनको कोई सदमा नहीं लगता। जब तक उनकी संपत्ति बची हुई है, जब तक उनका प्रभाव बना हुआ है, जब तक उनका इकोसिस्टम बना हुआ है, जब तक उनको देश और विदेश से मदद मिलती रहेगी, तब तक उनको ज़्यादा चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ लगी रहती है कि ये जो है वो न जाने पाए, और न मिले तो उनको उसकी चिंता नहीं है कि कभी मौका मिल सकता है, कभी कमज़ोरी आ सकती है सत्ता पक्ष में तो हमको मौका मिलेगा, लेकिन न भी मिले तो जो है वो बचा रहे और उस पर कोई सवाल ना उठे। ये उनका लक्ष्य है। शरद पवार का भी लक्ष्य अब यही है। उनको अपनी बेटी को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है, जो कि असंभव है। वो जब तक हैं तब तक सुप्रिया सुले संसद में हैं। शरद पवार जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन सुप्रिया सुले का संसद में पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। और अजीत पवार के लिए भी मेरा मानना है कि ये उनकी आखिरी पारी है। तो परिवार में कोई राजनीतिक वारिस तैयार नहीं हो पाया। शरद पवार को अपने जीवन का सबसे बड़ा अफसोस ये होगा कि संपत्ति के वारिस तो बहुत खड़े कर दिए परिवार ने, लेकिन राजनीतिक वारिस नहीं खड़ा कर पाए। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर दांव लगाया था, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए अजीत पवार की वो ताकत नहीं बन पाई। और वो शरद पवार के लिए ठीक ही हुआ। अगर अजीत पवार की ताकत बन गई होती तो कब का शरद पवार को अलग कर दिया होता। तो चाचा भतीजे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों इसलिए एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। जब तक अजीत पवार कमज़ोर थे, चाचा को काट नहीं सकते थे,
तब तक सर झुकाकर सब बातें मानते रहे। जैसे ही लगा कि चाचा कमज़ोर हुए, खट से काट दिया बिना किसी संकोच के। तो इसलिए जो है शरद पवार को एक मौका नज़र आ रहा है पार्थ पवार के भ्रष्टाचार में। हालांकि उन पर आरोप लगा है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, वो जांच हो रही है। अजीत पवार ने कहा कि वो लैंड डील कैंसिल कर दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच तो जारी रहेगी। लैंड डील कैंसिल करने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो जाता, वो तो आप पकड़े गए इसलिए कैंसिल कर दी। और मज़े की बात यह है कि सरकारी ज़मीन ये 300 करोड़ रुपए में बेची और इसकी स्टैंप ड्यूटी वेव ऑफ कर दी गई। कौन सा महान काम, कौन सा सामाजिक काम करने जा रहे थे जिसके लिए सरकार ने स्टैंप ड्यूटी इतनी बड़ी मात्रा में जो है वेव ऑफ कर दी? तो सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे, जवाब देवेंद्र फडणवीस को भी देना पड़ेगा कि आखिर अजीत पवार के और उनके बेटे के भ्रष्टाचार पर पर्दा क्यों पड़ा रहा इतने दिन। तो केवल जांच से बात नहीं होगी, उस जांच में अधिकारी भी आएंगे और ये भी पता चलेगा कि कौन से सरकार के और विभाग इसमें शामिल थे। और कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में और ऐसे घोटाले सामने आए। तो जितने दिन अजीत पवार भाजपा के साथ हैं, भाजपा का बोझ बढ़ता जा रहा है और ये भाजपा ने खुद चुना है। इसके लिए भाजपा का और किसी को दोष नहीं दे सकती। वो ये भी नहीं कह सकती कि जब हमने लिया था अजीत पवार को तो ईमानदार थे, बाद में बेईमान हो गए तो हम क्या करें। अजीत पवार के बारे में क्या क्या भाजपा खुद कह चुकी है उसको याद करें तो आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ। तो अभी एक सीरीज़ आई है टेलीविज़न पर, OTT पर, महारानी, उसका 4था सीज़न आया। उसका सिर्फ एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। उसमें एक पात्र कहता है कि राजनीति में याददाश्त कमज़ोर रखनी चाहिए। तो भाजपा भी उसी रास्ते पर चली कि याददाश्त कमज़ोर रखो। शरद पवार ने क्या किया, अजीत पवार ने क्या किया, क्या बोला, इसको भूल जाओ, क्योंकि इस समय हमें ज़रूरत है अजीत पवार की, जब उन्होंने साथ लिया अजीत पवार को। और आज अजीत पवार की ज़रूरत ख़त्म हो रही है तो भाजपा की याददाश्त लौट रही है। कब तक लौटेगी पता नहीं, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद तय हो जाएगा कि भाजपा की याददाश्त लौट आएगी या नहीं लौटेगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।